जैसे वो बॉलीवुड में होता है ना, ड्रामा एक्शन, तो हमारा लाइफ भी ऐसा ही था। सी ये बहुत रूड लगेगा, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन एफडी देन यू आर एक्चुअली डूइंग अ स्टुपिडिटी। So let's talk about the right way to then buy real estate. ये आम तौर पे लोग बोलते हैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। Hmm. वो लोग बोलते हैं जिन्होंने पैसा बना लिया है। तो इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनको वेल्थ क्रिएट करनी है। विदाउट ट्रेडिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। की जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल रही है एंड कहीं ना कहीं वो रिचेस टू रैग्स एंड वापस से रिचेस वाला एक जर्नी रहा है. मैंने 34 ईयर में कॉर्पोरेट लाइफ से छुटकारा पा लिया था, वाओ. इंडिया में खास करके। कि जैसे लाइफ में फैमिली डॉक्टर होता है, एक सीए होता है और कुछ कुछ लोगों को लॉयर की ज़रूरत होती है। अभी से एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपने नहीं एक्सेप्ट की आज, तो ट्रस्ट मी, यू आर मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। आज 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपया बनाना हर किसी के बस की बात है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नेटवर्थ शो. मेरा नाम है शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर एट मेक माई वेल्थ फाइनेंशियल सर्विसेज मिस्टर विशेष गांधी. आज हम उनकी बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनल फाइनेंस जर्नी के बारे में बात करेंगे एंड आई होप इस कॉन्वर्सेशन से आपको अपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए बहुत सारे इंसाइट्स मिले. चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं. आई नो आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, तो जर्नी से ही शुरू करेंगे. कैन वी टॉक अबाउट योर फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट इनकम, फर्स्ट जॉब, क्योंकि फर्स्ट हमेशा स्पेशल होता है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं. एंड उस टाइम पे आपका पैसे के अराउंड माइंडसेट क्या था, उसके बारे में बताइए. So if I recall today my first salary, in fact, मेरा 2 फेज था. I mean, I naturally belong to a very rich family, but then जैसे वो बॉलीवुड में होता है ना, ड्रामा एक्शन, तो हमारा लाइफ भी ऐसा ही था. So what happened when I was about to come into the world, जस्ट फ्यू वीक्स बिफोर माई फैमिली हैड गॉन फॉर अ वैकेशन, एंड वो वैकेशन में एक हमारे साथ ट्रेजेडी हो गया फैमिली के साथ. ओके. सो दे वर ऑल हॉलीडेइंग, सो वहाँ पे अचानक मेरे सबसे बड़े ताऊजी, यानी जो मेरे सबसे बड़े अंकल थे, उनका डेथ हो गया. देयर वाज नो इलनेस, नथिंग, ही जस्ट मेट सडन हार्ट अटैक एंड ही वाज डेड ऑन द स्पॉट. तो जब वो उनका ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद से मेरे दादाजी उसको वो चीज़ को ले नहीं पाए, तो उनको काफ़ी गहरा चोट पहुंचा एंड इट वाज लाइक वेरी सडन. तो वो ट्रेजिडी के बाद हो क्या गया कि मेरे दादाजी का बिज़नेस से पूरा इंटरेस्ट ही चले गया. एंड मेरे जो सेकंड अंकल थे, उनको इतना रुचि नहीं था बिज़नेस में, तो उनको अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली वो ले नहीं पाए. तो ये दो बड़ा जो हमारे फैमिली के जो लोग थे, उन्होंने बिज़नेस संभाल नहीं पाया. एंड माई डैड दैट टाइम वॉज वेरी यंग, ही वॉज परहैप्स इन हिज 20s एंड ही वॉज वेरी पैशनेटेड अबाउट बिकमिंग अ लॉयर. तो अचानक से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा. तो ये जो फेज़ था मेरी फैमिली की लाइफ का, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स. तो उससे बाद से क्या हो गया कि, और उस दौरान मेरा जन्म हुआ 1982 में. ओके. और हम लोग सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहा करते थे, और बिकॉज ये सेटबैक आया तो बहुत सारा चीज़ रिवाइंड होना पड़ा एंड द फैमिली गॉट forcefully separated, and then we came from that sea facing apartment in Tardev to Ghatkopar. So that was actually when I started growing up knowing this story. तो नेचुरली जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे नेचुरली कुछ पता नहीं चलता था, बट जैसे जैसे मेरे में थोड़ी भी समझ आई और जब मेरे पेरेंट्स ये स्टोरी नरेट करते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे पे एक ट्रिगर पॉइंट बन गया. और मैंने थोड़ा इसको पर्सनली नहीं बोलूँगा, बट एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बोला कि चलो, जहाँ पे मेरी फैमिली बिलोंग करती थी या डिज़र्व करती थी, ये एक इंसिडेंस हुआ उनके लाइफ में, तो ये नहीं होना चाहिए था. तो इसको ही मैं एक अपना लक्ष्य बना देता हूँ कि आई विल मेक माई फैमिली रीच वेयर दे बिलोंग. सो दैट वाज, आई वुड से कि बचपन से ये एक मेरे जहन में बनता था कि मुझे ही मेरी फैमिली को वापस वहाँ पे लेके जाना है. So that was the original trigger, if you may ask. Yeah. But the other thing, of course, हम गुजराती लोग हैं, तो ब्लड में है बिजनेस करना, पैसा बनाना, तो वो एक नेक हमेशा से था. तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसा ग्रेजुअली मुझे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता था कि इफ़ आई डू समथिंग विच इज़ रेलिवेंट टू मनी मेकिंग, then perhaps I should be able to do well. So that was the background of what happened and how my journey kind of transformed. टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट जॉब, सो एज मैंने आपको बताया कि जैसे हम एक टफ सिचुएशन से गुजर रहे थे. सो वी वेर इन प्रोसेस ऑफ अगेन गेटिंग बिल्डिंग अप फ्रॉम द स्क्रैच.
एंड हमारे पास उतनी लग्जरी नहीं थी तब, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इनिशियल जो ग्रेजुएशन थी पढ़ाई हो गई, उसके बाद मैंने जो बीच में गैप था उसमें मैंने थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं कमाना शुरू कर दूं। तो उस ज़माने में मोबाइल ऐसा कॉन्सेप्ट नया था और सिम कार्ड बेचना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता था। तो मेरे को एक कंपनी मिली थी, उसमें मुझे सिम कार्ड जाके बेचना था और वहाँ पे फिक्स पे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6,500 के आसपास का कुछ था। इनफैक्ट नॉट इवन 6,500, इट वाज अराउंड 3,000 फिक्स पे एंड देन जितने आप सिम कार्ड दिन के बेचते हो दिन का आपको उतना इंसेंटिव मिलता था। सो दैट वाज माय स्टार्टिंग फेज ऑफ माय लाइफ। बट इवन इन दैट जर्नी ऑफ माय लाइफ आई रियलाइज्ड वन थिंग दैट कि बेचना एक आर्ट होता है, एक स्किल होता है, और अब अगर आप वो चीज़ कर पाते हो सो देन यू कैन परहैप्स डू एनीथिंग इन लाइफ। एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट कि अगर आप क्रिएट करो नीड या फिर ऐसी लोगों को रियलाइज़ कराओ कि सर ये आपकी नीड हो सकती है, मैडम ये आपकी नीड हो सकती है, तब जाके काम बनता था। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और हमने बहुत बारी सुना है ना, पैसा पैसा को खींचता है, बिल्कुल पहला 1 करोड़ बनाना डिफिकल्ट होता है। तो ये सब चीज़ आप जब खुद जियोगे समझोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा क्या होता है ना कि पैसा पैसा को इसके लिए खींचता है कि जब आपके पास मनी पावर होता है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश कर सकते हो। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है या पैसा कमा रहे हो आप बट आप सेव करते ही नहीं हो, सब एक्सपेंस कर देते हो तो फिर आपके पास वो पावर ही नहीं होता है कि आप सो रहे हो और आपके लिए पैसा काम कर रहा है। वो सही मायने में तब काम करेगा जब आप पहले सेविंग्स से शुरू करो और उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दो और फिर इन्वेस्टमेंट्स को अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। तो वो जर्नी है, वो ट्रैवल करनी पड़ती है लोगों को। तो अब आप इसी बारे में बात करते हैं कि आपने अपने पैसे को कैसे काम पे लगाया। डू यू माइंड शेयरिंग योर नेट वर्थ विद अस टुडे? Well, honestly, I don't mind to share, but I will, indirectly share. कि, I have surpassed that magical figure that every Indian aspire to make. उससे 10 गुना हमने अचीव किया है माइलस्टोन। Okay. बट ये सब ऑनेस्टली बहुत बहुत ईजी नहीं रहा है, बहुत टफ रहा है। टफ इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो मेरा माइंडसेट था स्पेंडिंग वाला, उसको मेरे को फाइट करना था, उस नेचर को मुझे चेंज करना था। और दूसरा जो हम दोनों ने एक बैलेंस किया है कि हमारे फोर फादर्स से हम सुनते आ रहे हैं कि एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डालने चाहिए। सो वो कॉन्सेप्ट भी मैं बिलीव रखता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखा है कि फोर्सफुल डाइवर्सिफिकेशन विल नॉट मेक डिफरेंस। जैसे हम एक टेक्स्ट बुक किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भाई 100 रुपया है मेरे पास तो मैं थोड़ा FD कर लूँ, थोड़ा गोल्ड कर लूँ, थोड़ा प्रॉपर्टी में डाल दूँ, दैट विल नॉट मेक सेंस बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन हैज़ टू बी इन रेलेवेंट टर्म्स। सो टुडे if you talk about diversification and if you are investing in FD or for that matter any fixed income product, then you are actually doing a stupidity. Because कोई भी fixed income instrument अगर आज आपको 6% या 7% देता है, अगर उसको आप नेट ऑफ टैक्स और नेट ऑफ इन्फ्लेशन कन्वर्ट कर दोगे तो आप एक्चुअली हर साल अपनी परचेस पावर को इरोड कर रहे हो। तो वो डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट मेकिंग सेंस। व्हाट वी वांट टू एजुकेट पीपल, डाइवर्सिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे नेट ऑफ टैक्स और नेट ऑफ इन्फ्लेशन पॉजिटिव रियल रिटर्न होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और दूसरा कि जो इसके बावजूद आप अगर कोई एसेट क्लास में डालते हो, जैसे मान के चलो आज सबको इक्विटी में डालना है, आज सबको क्रिप्टो करेंसी में डालना है, बट देन पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दे हैव देयर ओन चैलेंज ऑफ वॉलेटिलिटी। द ओनली बिगर डिफरेंस दैट this kind of asset class brings to your life is volatility. And if you are not mentally ready to accept this volatility, then you will not be able to travel distance. तो उसको डाइवर्सिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि अगर समझो मैं इक्विटी ले रहा हूँ तो इक्विटी के साथ नेगेटिव कोरिलेशन बहुत मायने में गोल्ड रखता है एग्जाम्पल। तो मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में सिल्वर होना चाहिए। तो ये हम बोलते हैं कि एसेट एलोकेशन आप डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मेरे पास 100 रुपया है तो मैं ऐसे एसेट्स लूँगा जो एक दूसरे को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ना करे, एक दूसरे को उल्टा देखे। मीन्स अगर ये परफॉर्म करने वाला होगा तो शायद ये ना करे, और ये नहीं करने वाला हो तो ये 100% करेगा। तो मैंने पोर्टफोलियो में क्या डाइवर्सिफिकेशन लाया है कि मैंने थोड़ा बहुत इंडियन इक्विटीज़ रखा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा, आई मीन अराउंड 50-60% ऑफ माई पोर्टफोलियो विल बी indirectly in Indian equities, either through mutual funds or few select direct stocks, PMS, AIF, ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इक्विटीज रखा हुआ है, इंडियन इक्विटीज।
उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, नेगेटिव कोरिलेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैलेंसिंग एक्ट रखने के लिए अराउंड 15% मैंने गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन उनका कॉम्बिनेशन रखा हुआ है. जी. बिकॉज दिस आर द एसेट क्लास विच हैव हिस्टोरिकली प्रूवन दैट कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज नॉट वर्किंग देन दिस विल डेफिनेटली वर्क. Yeah. और मैंने दूसरा क्या किया कि विद इन इक्विटीज़ मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, थोड़ा ग्लोबल इंटरनेशनल इक्विटीज़ ले लिया. Okay. बिकॉज ज़्यादातर ये होता है कि आप देखोगे तो जब एमर्जिंग इकोनॉमी अच्छी करती है तो डेवलप इकोनॉमीज थोड़ा कम अच्छी करती है, जी. एंड वाइस वर्सा. तो एक मेरा नेगेटिव कोरिलेशन हो गया. तो वैसे मैंने मेरे पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट किया हुआ है ताकि मैं एक बोल सकूँ कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो है. जी. दैट इज़ द आइडिया. अंडरस्टूड. सो आपको तो काफ़ी टाइम हो गया मार्केट्स में, तो आपने धीरे धीरे करके ये स्ट्रैटेजीज अपनी बनाई होंगी, राइट, फिगरिंग आउट की कोरिलेशंस के बारे में. बट फॉर समवन जो भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को, आपके हिसाब से उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे कैसे उनको स्टेप्स लेने चाहिए टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो? सी ये बहुत रूड लगेगा या ये बहुत टिपिकल लगेगा, because I am in this profession, people will feel that because you are in profession you are saying this. But I would say first thing to everyone, whether you are a super HNI or whether you are just beginning your career, but when it comes to knowledge, when it comes to awareness and understanding of this particular subject, if you are a niche, I mean आप junior KG में हो, senior KG में हो, आपको कुछ नहीं पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो I would suggest that कि please handhold of someone like who has understanding and a grip on the subject. जी. Because these days, thanks to technology, thanks to lot of online awareness being created, जी. people feel that it's very easy. जैसे एक सिंपल वे में बोलूँगा कि आज नॉलेज है, गूगल बता सकता है कि अगर आपको दर्द कर रहा है पेट तो कौन सा दवाई लेना चाहिए, वॉमिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए कि दवाई वॉमिट रुक जाए. क्या आप वो चीज़ फॉलो करते हो कि मुझे अगर ये इलनेस है, आज कैंसर डिटेक्ट हो गया तो बहुत सारे चीज़ होते हैं कि ये करो. क्या आप प्रेफर करोगे कि मैं डॉक्टर को रीच नहीं करूँ, मैं खुद ही कर लूँ? बट वो चीज़ आप नहीं करते हो बिकॉज दैट इज़ समथिंग कनेक्टेड टू योर लाइफ. यू फील दैट कि इफ़ आई डोंट फॉलो दिस शायद मुझे और बीमारी बढ़ सकती है. तो एक थ्रेट है वो. वहाँ पे आप एक्सपर्ट को ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट फॉलो करते हो. हो. एग्जैक्टली. क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको ज़्यादा पता है. जी. ये सेम चीज़ होना चाहिए ये सब्जेक्ट में भी, कि जिसको आपको लगता है कि मेरे से उसको ज़्यादा पता है उसकी गाइडेंस में करो. स्टार्टिंग में एटलीस्ट तब तक करो जब तक आपको एक विश्वास आ जाए अंदर से कि अभी मुझे समझ में आ गया, अभी मुझे गेम समझ में आ गई है, अब मैं जाके डायरेक्ट कर सकता हूँ. पर उसके पहले आप शुरू से खाली जस्ट बिकॉज वो एडवर्टाइजमेंट बोलता है कि डायरेक्ट प्लान्स चीपर होते हैं या डायरेक्ट करना सस्ता होता है, अब उसको खाली दिमाग में रख के करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. बिकॉज एक्सपर्ट विल ऑलवेज बी एन एक्सपर्ट and he will naturally build your portfolio in such a way that कि आप खाली रिटर्न चेस नहीं कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है आप रिस्क मैनेज कर रहे हो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अनफॉर्चुनेटली इन टूडेज वर्ल्ड 99% पीपल ओनली टॉक अबाउट रिटर्न्स एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग वे. बिकॉज देखो रिटर्न्स आपको जो दिखते हैं ना वो बन गए होते हैं, वो पास्ट परफॉर्मेंसेस है, वो गारंटी नहीं करता है कि वही सेम चीज़ रिपीट होगी. तो उसको ध्यान में रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को समझना चाहिए. ये मैं डायरेक्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं एक ही चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आप पहले पूरा नॉलेज गेन कीजिए, पहले पूरी स्किल सेट बनाइए आप, उसके बाद अगर आपको सोचना है तो सोचिए ये बारे में. आई थिंक इंसान गलतियों से सीखता है. तो अब हम क्या आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी में जो गलतियाँ थी उनके बारे में बात कर सकते हैं, या जब आप मार्केट में घुसे तब क्या गलतियाँ हुई थी जो आपको रियलाइज़ होती कि यार बहुत अच्छा हुआ वो पहले हो गया, अब होता तो गड़बड़ हो जाती? सी गलती फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसी है ना, इट्स लाइक गलती हमेशा होने वाली है. बिकॉज मेरा क्या सबका मानना ये है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ परसेप्शन गेम. सो हर समय में 5 लोग अलग अलग को आप पूछोगे कि अब पैसा किस में डालना चाहिए, 5 का शायद जवाब अलग हो सकता है. उसका मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर बंदा सही है और बाकी 4 गलत है. सारे के सारे सही है और सारे के सारे शायद गलत भी हो सकते हैं. वो बाद में पता चलेगा कि कौन सही था कौन गलत था, वो हाइंडसाइट में ही पता चलता है. तो जैसे मैंने मेजर गलती से अगर मैं आज रिकॉल करूँ तो सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया, जो 99% इंडियन कल्चर में होता है कि हमको पहले अपना खुद की एक प्रॉपर्टी लेनी होती है. और ये गलती अभी आज सुबह को इनफैक्ट मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें उस बंदे ने बहुत सही बताया कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सारे हमारे जैसे ज्ञान देते हैं कि प्रॉपर्टी मत खरीदो, बट वाकई वो पॉसिबल नहीं होता है. क्योंकि हम जिस संस्कार में ग्रो कर रहे हैं, हम जिस कल्चर और ट्रेडिशंस में ग्रो कर रहे हैं, हमारे लिए खुद की एक प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वो खाली एक
इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल देती है, वो बहुत सारे एंगल्स देती है। वो आपको मेमोरीज देती है, वो आपको एक फ्रीडम देती है, एक खुद की कुछ चीज़ है, वो पोजीशन की बिलीफ देती है। बिल्कुल तो ये एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बट एक ही चीज़ है कि जब आपको ऐसा लगता है कि मैं शुरू में एक हैंडफुल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, अगर उसको मैंने पूरा सरेंडर कर दिया ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगला 5 साल या शायद अगला 10 साल मैं अपने आप को ये मौका नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को भी साथ में चेज कर लूँ। जी जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडियन इज़ नाउ इन अमृतकाल, इंडिया का अगला 10 साल बहुत बड़ा होने वाला है। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा तो मैं वो मौके का फ़ायदा ही नहीं उठा पाऊंगा। राइट तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे खाली एक लोगों को बताना है कि आप फैमिली डिस्कशन कीजिए इसके बारे में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट नहीं खरीदना है, खुद का घर नहीं खरीदना है, डेफिनेटली खरीदना है, और मैं खुद भी खरीदूंगा, शायद 2 भी खरीदूं, बट इतना मैं मान के चलूँगा, इतना बैलेंस रख के चलूँगा कि मैं हैंडफुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को दूंगा, जहाँ पे मैं जो भी अपॉर्चुनिटी चल रही है, नॉट ओनली इन इंडिया टुडे बट अराउंड द वर्ल्ड, आई शुड हैव सम अमाउंट ऑफ मनी टू पार्टिसिपेट सो दैट आई कैन ग्रो अलॉन्ग विद टाइम। जैसे हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आज पिछले 1.5 साल से चल रही है कि ट्रम्प को लेके ये हो गया, वो हो गया, टैरिफ का ये हो रहा है, वो हो रहा है, ग्लोबल नॉइज़ भी बहुत सारे है। बट ये सारे चीज़ के साथ अगर आप पिछले 1 साल का यूएस का स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखो या कुछ सिलेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ के रिटर्न्स देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और इस अपॉर्चुनिटीज़ में आपको भले छोटा अमाउंट, ज़रूरी नहीं है कि आप सब हर चीज़ में आप 10 लाख डालो, 25-50 हज़ार डाल के भी अगर आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा कि आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अपॉर्चुनिटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये 2 चीज़ है कि एक डिसिप्लिन, और दूसरा कि थोड़ा लर्नेड एक्शन लेना चाहिए। ऐसा इमोशंस में आके या किसी के दबाव में आके या हर्ड मेंटालिटी से कि उसने स्टॉक में पैसा बना लिया तो मैं भी डाल देता हूँ, तो इसने बिटकॉइन में पैसा बना लिया तो मैं भी डाल देता हूँ, वो हर्ड मेंटालिटी में नहीं डालना है। आपको अपना सिचुएशन समझना है और अवेयरनेस और लर्नेड डिसीजंस लेने हैं। राइट तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या आपने जो रियल एस्टेट वाला पॉइंट लिया ना, आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज इंडियंस इतना अटैच्ड हैं रियल एस्टेट से, अपने घर के आइडिया से, कि हम लोग सोचते हैं कि अपना सारा लाइफ सेविंग, सारा पैसा जो जहाँ से मिल रहा है सब डाल दो उस घर में, राइट? करेक्ट। एंड हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप कहीं पैसा डाल देते हो वो रिस्की तो हमेशा ही रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द राइट वे टू देन बाय रियल एस्टेट, क्योंकि शायद हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत इमोशनल इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। तो आपके हिसाब से अगर कोई इंसान अपने अगले 15 साल में फॉर एग्जाम्पल एक घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए क्या तरीके हैं उस डिसीजन को फाइनेंस करने के लिए ताकि वो लॉन्ग टर्म वो कॉर्पस इकट्ठा कर पाए? सो हाउ शुड यू गो अबाउट दिस प्रोसेस? सी ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और इसमें ना जनरेशन्स का डिसीजन होता है। आई मीन फॉर एग्जांपल इफ घर पे दादाजी है, पापा है और आप खुद हो और शायद आपका बेटा हो, तो चारों जनरेशन का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ को लेके। तो पहला मुझे ऐसा महसूस होता है कि यू शुड इन्वॉल्व एवरीवन एंड पुट अ चेकलिस्ट कि प्लस क्या है माइनस क्या है सबके हिसाब से। तो एक वो बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हर किसी के लिए अभी जैसे सिचुएशन भी ऐसी होती है कि जैसे मेरा बड़ा भाई है तो अभी मेरे फादर और मेरी मदर की एज हो रही है, तो अभी उनको पता है कि उनके लिए तो अभी 5 साल 10 साल या 15 साल है, और तो आज मैं अगर उनको खुद का घर नहीं दूंगा तो कब दूंगा? तो वो सिचुएशन ऐसा डिमांड करती है कि भाई तेरे को आगे आज ही घर लेना पड़ेगा। और ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे खुद का घर पेरेंट्स का है और आपको एक कन्वीनियंस और फ्यूचर की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से घर लेना है, तो आप डिले कर सकते हो। तो एक होता है कि सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को आपको देख के ये डिसीजन लेना है, और जो इन्वॉल्व है जनरेशन्स में सबको इन्वॉल्व करके डिसीजन लेना है। दैट इज़ वन एस्पेक्ट टू कंसिडर द इमोशनल बैलेंस। अभी फाइनेंशियल एंगल से मैं बात करूँ तो एक ही है, देयर इज़ नो सेकंड थॉट कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना लेट आप कर सको घर को बाय करने का डिसीजन, उतना ही आपके लिए वो फेवर में रहेगा। क्योंकि इसका एक फाइनेंशियल लॉजिक क्या है कि अगर आज समझो मैं खुद का घर खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, समझो 1 करोड़ रुपये का घर है एग्जाम्पल, तो मुझे वो 1 करोड़ का सेम घर खरीदने के लिए या तो खुद का 1 करोड़ रुपये डालना है, या फिर मुझे समझो खुद का 20-25 लाख डालना है और बाकी का मुझे लोन बोरो करके करना है। अभी ये दोनों केसेस में देयर इज़ अ सीवियर अपॉर्चुनिटी लॉस, क्योंकि एक बार मैंने घर खरीद लिया तो उतना पैसा मेरा आउट हो गया, क्योंकि वो पैसा तो मुझे फिर अपॉर्चुनिटी चेज करने के लिए नहीं देगा। तो मान के चलो कि मेरा जो घर है वो
5% या 6% या 7% से अप्रिशिएट भी होता होगा, वो मैं एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए गिनूँ कि मैंने जो 1 करोड़ रुपया डाल दिया वो अप्रिशिएट तो हो रहा है ना। कल को मगर मैं बेचने जाऊँ तो मुझे कुछ तो ज़्यादा ही मिलने वाला है, कम तो नहीं मिलेगा ना। तो वो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो 5% 6% होता है। अभी दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं कि 1 करोड़ का घर मैंने खरीदा नहीं जी, उसको मैंने रेंट पे खरीद लिया, रेंट पे ले लिया। तो वही अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 2% या 3% के कॉस्ट पे मिलता है आपको। तो मेरा बाकी का पूरा 1 करोड़ मुझे आज अपॉर्चुनिटी चेंज करने के लिए दे रहा है। जी, और अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो 12-14% मिल रहा है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो शायद ज़्यादा रिटर्न दे, बट उसके लिए आपके पास समय भी है कि आप 5 साल 7 साल 10 साल पैसा आप लगा के रखो तो आप काफ़ी पैसा वहाँ पे फिर परसेंटेज की बात नहीं होती है। वहाँ पे फिर होता है कि 100 रुपया 1000 रुपया हो गया। जैसे म्यूचुअल फंड में एक क्लासिक एग्जांपल लोग देते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का कि 10 रुपये की NAV 4000 रुपया हो गई, यानी यू हैव क्रिएटेड दैट मल्टीपल ऑफ वेल्थ। तो अगर शायद ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में अगर 10 साल में 15 साल में क्रिएट होती है तो आप वैसे 10 घर ले सकते हो फिर 10 साल के बाद। तो ये मैथमेटिकल एंगल हो गया, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैथमेटिकल एंगल से ही सोचना पड़ता है। इंडिया में हमको इमोशनल भी बैलेंस रखना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे डिमांड कर रही है कि आपके पेरेंट्स एजेड हो रहे हैं तो आपको घर आज ही लेना है, आपको आपके लिए घर लेना है एज अ कन्वीनियंस, तो आप डिले करो उसको क्योंकि फाइनेंशियली इट विल नॉट मेक सेंस फॉर यू टू बाय नाउ। So that is what I will consider that will give a balancing act to everyone to think about. Right, because like you said कि ये सिर्फ एक इंसान का डिसीजन नहीं है, नहीं है, ये जनरेशन को इन्वॉल्व करता है। एग्जैक्टली राइट। जब लोगों को मार्केट्स में पैसा बनाना होता है तो वो 2 तरीके से होते हैं, या तो हम ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेंगे या इन्वेस्टमेंट्स करके। आपके हिसाब से डू यू हैव अ प्रेफरेंस फॉर ईदर और, या आप दोनों में डैबल करते हो? व्हाट डज योर फिलॉसफी लुक लाइक? इसके लिए मैंने रामदेव जी से एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनी थी पर्सनली जब उनके साथ मैं बैठा था। तो देखो नॉर्मली आम तौर पे लोग बोलते हैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बट वो लोग बोलते हैं जिन्होंने पैसा बना लिया है, बट जिनको पैसा बनाना है, जो इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो विदाउट ट्रेडिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट वेल्थ। सी इट इज़ वेरी इजी टू से दैट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, बट कोविड में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई सब कुछ मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूँगा तो कल क्या करूँगा मैं, तो मुझे तो कल भी कुछ करना है। तो इसके लिए अगेन मेरा सेम फॉर्मूला है कि कोर सैटेलाइट जो आपका सैटेलाइट में है उसको आप ट्रेडिंग में भी देख सकते हैं एंगल। तो अगर एग्जाम्पल कोई आज 35,000 सैलरी कमा रहा है और मान के चलो उनका 15,000 का एक्सपेंस है, 20,000 बच गया, तो 20,000 में से आप 15,000 आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कोर गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कीजिए और 5,000 रुपीज़ आप शॉर्ट टर्म में भी कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग कांट बी टेकन अवे, एंड टुडे thanks to so much of technology access, so much of learning today, if you decode this game of trading in a learned way, then there is amount of money to be made, in fact more money to be made than staying invested for long term. तो ये एक लोगों का मिथ है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बिकॉज लोग कुछ भी कर लेते हैं, सुन के कर लेते हैं, फ्री की टिप्स ले लेते हैं, वॉक पे जाते हैं तो वो बोलते हैं एक स्टॉक बता दे, या किसी के साथ मिलते हैं ट्रेन में डिस्कस कर लेते हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरे ने सुन लिया वो भी खरीद लेता है। तो ये सब चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाओगे। बट आप डिसिप्लिन में, लर्निंग वे में, नॉलेज लेके, इन्फॉर्मेशन लेके अगर आप ट्रेड करते हो विथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बिकॉज ट्रेडिंग का एक रूल है कि आप हर ट्रेड में पैसा नहीं बनाओगे। अगर आप बहुत अच्छे रिसोर्सेज से भी बिलोंग करते हो तो भी आपका 10 में से 8 ही सही जाना है, 2 गलत जाना ही जाना है। तो उसके लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टॉप लॉस रखने के साथ, वो प्रैक्टिस करने के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आप पैसा बनाओगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन, रिकमेंडेशन है, ओपिनियन जो भी बोलो, ऐसा है कि ट्रेडिंग इज मस्ट। विदाउट ट्रेडिंग यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज सारी चीज़ बोरिंग हो गई लाइफ में, ये सब कुछ लॉन्ग टर्म में ही है, तो फिर आज का एक्साइटमेंट किधर है? राइट, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज मैं पॉडकास्ट करती हूँ, ज़्यादातर लोगों का इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट ओनली। हर कोई यही बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग में क्यों घुसना है। I've had conversations जहाँ पे people pull out these figures कि अगर आप 1 साल ट्रेड करके इतना पैसा कमाओ तो यू रियलाइज़ कि आपका इन्वेस्टमेंट में बिना किसी मेहनत के ज़्यादा पैसा बन रहा था। सो अगेन फुल टाइम तो नहीं इंसान कोई ट्रेड कर सकता, अगर उनका एक पूरा एक्टिव करियर हो तो वहाँ फिर कैसे बैलेंस करें? क्योंकि आई थिंक स्पीड, शायद आप सही कह रहे हो, गलत वर्ड है, बट हर किसी के मन में होता है कि मुझे जल्दी जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है। तो उस सेंस में कैसे बैलेंस करें इन चीज़ों को? सो मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्ली रिटायरमेंट। सो मैंने 34 ईयर में
कॉर्पोरेट लाइफ से छुटकारा पा लिया था. Wow. So that is where I can talk about. And then since then I have helped many individuals to build a portfolio in such a way that creates a second source of income for them. So आज Touchwood, there is a concept called systematic withdrawal, which is largely associated with mutual funds. But systematic withdrawal is a concept. It is not something which is only to be done through mutual fund. It can be done through any asset classes. Okay. एंड विच हैज़ हिस्टोरिकली बिन डन ऑलरेडी. जैसे रियल एस्टेट में रेंटल मिलता था, एफडी में इंटरेस्ट इनकम मिलती थी, स्टॉक्स में डिविडेंड इनकम मिलता था. तो ये कॉन्सेप्ट सालों से है जी. बट इसको थोड़ा आपको लर्नेड वे में करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक योर एग्जांपल. आई विल गिव एन एडवांटेज दैट यू आर जस्ट 25. ओके. तो आपको टारगेट है कि मेरे को 30 ईयर या 35 ईयर में रिटायरमेंट लेना है. तो आपको खाली एक सिंपल होमवर्क करना है कि अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मेरा एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग माई करंट लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग इज से 50,000 अ मंथ. तो सिंपल मैथ्स लगाना है. इन्फ्लेशन अमाउंट 35 ईयर में वो अमाउंट हो जाएगा समझो 1,20,000 रुपया. तो आपका पोर्टफोलियो उतना होना चाहिए कि उसका 6% विड्रॉल सालाना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा पोर्टफोलियो एग्जाम्पल के तौर पे 5 करोड़ का है तो 5 करोड़ का 6% होता है साल का 30 लैक्स. 30 लैक्स को डिवाइड बाय मैं 12 करूँगा तो 2.5 लाख रुपया होता है. अगर मैं 2.5 लाख रुपया हर महीना निकालूंगा या निकालूंगी तो मेरी लाइफस्टाइल नीड सफिशिएंट है. तो एक क्या होता है कि मेरे को रिटायरमेंट लेने के लिए इजी डिसीजन हो गया बिकॉज मेरे विड्रॉल से मेरी इनकम एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ. एंड बिकॉज मैं खाली 6% विड्रॉ ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो बाकी का पैसा फिर भी ग्रो करने वाला है जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करेगा. हाँ, एग्जैक्टली. So that is the formula for early retirement. Okay. Now coming back to your main question कि आज किसी को अगर वो जल्दी फ्री होना है और या फाइनेंशियली फ्रीडम जितना हो सके उतना जल्दी महसूस करनी है तो एक ही है कि स्टार्टिंग का 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे आप जितना डिलेड ग्रेटिट्यूड करो. जैसे मैं मेरी ऑफिस में बहुत यंग लड़की लोग हैं जो 20 ईयर्स 24 ईयर्स 25 ईयर्स की है. तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आईफोन लेना है आप लो बट आज के आज मत लो, आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद लो. और मैं उनको अपना एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरा जो सेटेलाइट गोल था कि मुझे गाड़ी खरीदनी थी तो 2 साल पहले मैंने 2 गाड़ी खरीदी विच वॉज वर्थ अराउंड 35-37 लैक्स के आसपास की. मैंने कहा करा कि वो 35-37 लैक्स एग्जैक्ट अमाउंट था मेरे पास लेने के लिए बट उससे मैंने गाड़ी नहीं ली. उसको मैंने पहले इन्वेस्ट किया और मैंने एक टारगेट दिया कि जिस दिन ये 35 लैक्स 70 लैक्स होगा ना तब मैं गाड़ी लूँगा, तब तक मैं नहीं लूँगा. और मैंने कोई टाइम नहीं रखा था. अगर मेरा नसीब अच्छा होता तो 6 महीने में हो जाता, मेरा नसीब बहुत बुरा होता तो 5 साल लगता. बट कभी ना कभी होना था क्योंकि मैंने कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं किया. तो मुझे पक्का पता था कि मैं कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ या कोई मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट सही है बट वो अपना टाइम लेगा. तो टाइम अच्छा रहेगा तो 6 महीने में हो जाएगा, टाइम बुरा रहेगा 5 साल लगेगा. पर जिस दिन होगा उस दिन लूँगा. तो मेरा नसीब अच्छा था कि 1.5 साल में हो गया. तो 1.5 साल में मैंने 35 का 70 किया और उसमें 35 का प्रॉफिट बुक करके दोनों गाड़ी खरीद ली. तो ये सारी चीज़ जो है जो सैटेलाइट है उसका जो भी अमाउंट होगा उतना आप एक इन्फॉर्म्ड वे में डिसीजन लेके इन्वेस्ट करो. उसको आप टाइम दो और कोई कंडीशन मत रखो उसके साथ कि भाई ये 6 महीने में ही होना है. उसको आप बोलो कि आप कितना टाइम ले लो, मैं उस टाइम पे मेरा ये गोल अचीव करूँगा. तो ये जो आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना तो 2 चीज़ होता है. एक आप ये बोरिंग चीज़ नहीं बोलते हो. जैसे हम बोलते हैं ना कि जब कोई ना बोलता है ना तो बहुत चिढ़ जाती है. ये चीज़ मत करो, अपने को ज़्यादा करने का मन होता है. तो मैं बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ कि मत करो. मैं इतना ही बोलता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट बनो. आप बोलो कि भाई मैं ये 2 साल के बाद करूँगा या 1 साल के बाद करूँगा, जब मुझे टाइम परमिट करेगा तब करूँगा. बट एटलीस्ट उससे क्या होगा, 2 चीज़ होगा. आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी अभी भी चालू है, आप पैसा बनाना शुरू रखे हो. बिकॉज अगर मान के चलो मैंने वो 35 लैक्स मैंने गाड़ी ले लेती तो मेरा 1.5 साल गाड़ी जल्दी आ जाता. बट वो 35 लैक्स मेरा चले जाता. आज वो 35 लैक्स भी है मेरे पास, आज 2 गाड़ी भी है मेरे पास. खाली 1.5 साल मैंने थोड़ा डिले सब पेशेंस रखा. तो उससे बहुत सारी चीज़ आपके लाइफ में टर्न होनी शुरू हो जाएगी. और ये चीज़ ऐसी भी नहीं है कि उसके बिना आप रह नहीं पाओगे. आपका काम तो चल ही रहा है. इट इज़ जस्ट दैट कि यू आर फीलिंग दैट इमोशनली अनसिक्योर्ड कि यार इसके मेरी फ्रेंड के पास आईफोन 17 आ गया, मेरे पास नहीं आया. अरे भाई तेरे पास आईफोन 14 तो है और अब तक तो खुशी था. तो 1-1.5 साल 2 साल जो भी लगे, नसीब अच्छा रहेगा जल्दी आ जाएगा, नसीब थोड़ा नहीं अच्छा रहेगा तो लेट आएगा बट आएगा पक्का. और दूसरा आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी चालू है. एग्जैक्टली. आई थिंक ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है राइट नाउ करंटली जितना हम लोग को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हैबिट हो गया है बिकॉज ऑफ मे बी क्विक कॉमर्स और वट एवर रीजन्स इंटरनेट के कारण,
वहाँ पे इस चीज़ को कॉम्बैट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट लोगों देखो ये प्रोकास्टिनेशन जो आप बोल रहे हो ना, लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा कर लेते हैं। अभी मेरा बहुत एक्सपीरियंस होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब समझ में भी आ गया, रियलाइजेशन भी हो गया और ब्लैक एंड वाइट बोल रहे हैं कि आपको इतना SIP करना है या आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, बट उसमें डिले करेंगे कि ये काम करते ना अगले अभी ये 15 दिन श्राद्ध का है नहीं करते, चलो वो हम अपन समझ में आता है कि 15 दिन श्राद्ध में लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, अंडरस्टूड। श्राद्ध के बाद पहला दिन नवरात्रि है तो पहला ही दिन है ना नवरात्रि, बाद में देखते हैं। नवरात्रि चले गया, दिवाली चले गया, क्रिसमस चली गई, 6 महीना हो गया, फिर भी लोग आलस कर रहे हैं। आलस और कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज कि ये पैसा का इमीडिएट रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है ना, तो मैं नहीं करूँगा। बट आईफोन लेना होगा ना तो क्या श्राद्ध, चलो आज ही ले लेते हैं, ऐसा मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसमें करना चाहिए उसमें नहीं कर रहे हो और जिसमें नहीं करना चाहिए उसमें आप कर रहे हो, ये थोड़ा बहुत आप बैलेंसिंग कर लो ना तो बहुत इजी है। आई मीन मैं तो पर्सनली आज एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि इंडिया में या कहीं पे भी आज बिकॉज ऑफ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, नॉलेज, अवेयरनेस, आज 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया बनाना हर किसी के बस की बात है। अभी एक सिस्टम में डालना पड़ेगा लोगों को इंडिया में खास करके कि जैसे लाइफ में आपके लाइफ में एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक CA होता है और कुछ कुछ लोगों को लॉयर की ज़रूरत होती है तो लॉयर होता है। अभी से एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपने नहीं एक्सेप्ट की आज तो ट्रस्ट मी यू आर मेकिंग अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, बिगेस्ट मिस्टेक। एब्सोल्युटली। इवन रियल एस्टेट में जिसे हम बात कर रहे थे कि भाई आपके पास पैसा है आप उसको रखो, बट ऑल्सो बी ऑन द लुकआउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को कि हाँ यहाँ पे शायद मुझे पैसा डालना चाहिए? आपका फ्रेमवर्क क्या है? लॉट ऑफ अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना एक साइकिल होती है हर एक चीज़ की। जैसे बारिश होता है तो हमको पता है कि बारिश अगर हो गया अच्छा तो जो भी बारिश के दौरान फर्टिलाइजर्स वाली कंपनी अच्छी करेगी, बारिश होने के बाद फार्मर्स का प्रोडक्शन अच्छा हुआ होगा तो उनके रिलेवेंट जितने भी कंपनीज होंगे वो अच्छा करेगी। फिर हॉलीडेज आता है तो ट्रैवल इंडस्ट्रीज अच्छा करेगी, बैगेज इंडस्ट्रीज अच्छा करेगी। कोई अच्छा नया फिल्म रिलीज़ होने वाला है या उसकी शूट हो गई है और पता है कि 1 महीने में आने वाली है तो उसके रेलेवेंट कोई कंपनीज होगी वो अच्छा करेगी। तो एक हर एक ये कॉमन सेंस है कि जो चीज़ होने वाली है आपको पता है और वो अच्छे होने वाली है तो उसके स्टॉक्स भी वो हिसाब से अच्छे करने वाले होंगे। तो ये हो गया स्टॉक स्पेसिफिक। वैसे मैक्रो स्पेसिफिक भी होता है कि आपको पता है कि कब इंडिया चलेगा, कब चाइना चलेगा, कब रशिया चलना चाहिए, कब, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अभी आजकल तो इतना इन्वेस्टमेंट का अवेयरनेस बढ़ गया है कि जब आपको पता है कि अगर ये कारण से रशिया एज अ कंट्री अच्छी नहीं करने वाली है तो रशिया को शॉर्ट भी कर सकते हैं और फिर भी पैसा बना सकते हैं। So there are ultimate objectives, ideas of making money. It is just that you have to trust. If you don't trust the expert, you will go away. I mean, lose the opportunity. और पहले जैसा सिंपल नहीं है। हमारे फोरफादर्स के ज़माने में बहुत सिंपल था। लैंड ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, 1-2 LIC पॉलिसी ले ली, थोड़ा बहुत PPF डाल लिया, गोल्ड ले लिया, हो गया। इतना ही यूनिवर्स था तो वो ईजी था। पर आज की तारीख में कितने डायनामिक्स है, कितने बहुत सारे कैटेगरीज हो गई हैं अब। तो आज के ज़माने में जैसे मैं बोला ना कि इवन इफ यू आर नॉट एजुकेटेड there are so many professions that can help you make money. Likewise in investment there are so many opportunities which can help you make money. Right. So today making money is not a issue. Your mindset is going to be a difference. Equities के बारे में बात करी एंड आपने ये जो नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में बात करी, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक we've already spoken about this कि आपकी जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल रही है एंड कहीं ना कहीं वो रिचेस टू रैग्स एंड वापस से रिचेस वाला एक जर्नी रहा है। Yes. इस जर्नी से अगर इस पूरे पॉडकास्ट को ही देखता है एंड वो एक लेसन सीखे, आप वो क्या चाहेंगे, वो क्या सीख के जाए यहाँ से? एक तो कहना बहुत डिफिकल्ट होगा पर मैं 2-3 चीज़ समराइज करना चाहूँगा। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट बनाए रखें जिसके ऊपर आप एक ट्रस्ट करते हो, बट ऑब्वियसली बट दूसरा आप मानते हो कि उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, ये सब्जेक्ट को, और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करके आपका वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है, कुछ टाइम नहीं है और खुद स्किल नहीं है, हाँ बेशक अगर आपके पास टाइम है तो नॉलेज गेन की जा सकती है, स्किल सेट बनाया जा सकता है, बट आपके पास टाइम ही नहीं है, आप बिजी हो प्रोफेशन में आपके खुद के, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको किसी के पास ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि इट हैज़ टू बी ऑलवेज योर स्टोरी। यू कांट जस्ट राइड ऑन समवन एल्स स्टोरी
कि कोई अगर कोई चीज़ से पैसा बना रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो सेम चीज़ करके आप पैसा बना पाओ, उसका और आपका डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है. तो सेकेंड थिंग आई विल से हियर इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली योर ओन स्टोरी. You can't compare with anyone else. That is second learning. The third, of course, everyone knows today, it's discipline. कि income minus investments should be your expenses. You have to at least, go with this for at least initial career of your life. जैसे जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल दिया, जो सैटेलाइट गोल है उसको आप प्लीज़ थोड़ा डिले कीजिए. बट कोर गोल्स में कॉम्प्रोमाइज़ करने जाओगे ना तो बुरी तरह फंसोगे. तो दैट इज़ द थर्ड लर्निंग. एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट एसेट एलोकेशन मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग डाइवर्सिफिकेशन को टेक्स्ट बुक की तरह फॉलो कर रही हैं तो नहीं होगा. आपको रेलेवेंट टर्म्स में देखा होगा कि कौन सी एसेट क्लास मेरे आज के हिसाब से पोर्टफोलियो में मेक सेंस करती है. और जो लोग एक बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म, इट्स अ मिथ. You can't today stay invested in something like, I don't want to name anyone, but let's say Nokia or therefore Kodak. In their times, if I have to evaluate and would have invested my money for 15 years, I would have burned. Because unfortunately, because of they didn't do a technology upgradation, they didn't live up to the pace of the market requirement. Then they lost, and because they lost, you will lose. So long term has to be एक्टिव लॉन्ग टर्म. यू कांट बी पैसिवली लॉन्ग टर्म, यू हैव टू बी एक्टिवली लॉन्ग टर्म. और दूसरा मैंने बोला कि सिंपल है, कोर और सैटेलाइट का फॉर्मूला फॉलो करो, यू विल मेक मनी. So thank you so much विशेष सर. It was an amazing conversation and I'm you, sure हमारी audience आज बहुत inspire होने वाली है from this conversation and thank you for being here. थैंक यू, माय प्लेजर. And you too, I hope आपको ये conversation पसंद आए. आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अब मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्क शो विद अनदर गेस्ट. सो टेक केयर अंटिल देन. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.